my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. And आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 22. इसके पहले की प्लेलिस्ट या सीरीज़ आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पर आई बटन पे भी इसका लिंक दिया हुआ है. सो स्टार्ट द वीडियो. एंड टेलीग्राम लिंक का जो है लिंक है टेलीग्राम का, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे. The values are those that stand alone and are important and desirable simply for their own sake. Values means मूल्य, जो पर्सन की जो अपनी वैल्यूज़ हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, डिज़ायर है. तो यहाँ पे दिया गया कि वैल्यूज़ वो टर्म है, मीन्स ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो ओन सेक मीन्स पर्सन के लिए खुद से अपने उसकी इंटरेस्ट और डिज़ायर से बनती हैं. वो कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? तो वैल्यूज़ दो टाइप की होती हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. तो जो पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, जो पर्सन की डिज़ायर और इंटरेस्ट से डेवलप होती हैं, पर्सन के लिए होती हैं, खुद सेल्फ के लिए होती हैं, वो होती हैं इंट्रिंसिक वैल्यूज़. एंड जो लाइक सोसाइटी कल्चर से मिलके बनती है, उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़. तो ये हिंदी में है. अ वैल्यू इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू द पर्सन हु होल्ड्स इट. मीन्स जो पर्सन की अपनी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, डिज़ायर हैं, वो हमेशा पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. ये किसने कहा है? ये एक डेफिनेशन है वैल्यूज़ की. इसकी जो बताते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो पर्सन के लिए, उसकी अपनी जो पर्सन की वैल्यूज़ हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है ग्रॉस एंड क्रैंडल ने कहा है कि जो पर्सन की वैल्यूज़ होती हैं वो पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो पर्सन की जो सेल्फ डिज़ायर है, इंटरेस्ट है, उससे डेवलप होती हैं, इसीलिए वो पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं. नेक्स्ट, आर डिफ़िकल्ट टू मेज़र. इनमें से कौन सी चीज़ है जो डिफ़िकल्ट होती है मेज़र करना, जिसको मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है? ऑप्शंस आर वैल्यूज़, गोल्स, स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ दीज. तो जो डिफ़िकल्ट होता है मेज़र करना वो होते हैं वैल्यूज़, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो पर्सनल होती हैं, वो पर्सन की डिज़ायर और इंटरेस्ट से डेवलप होती हैं. तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है कि पर्सन की क्या वैल्यूज़ हैं. हर एक पर्सन की डिज़ायर्स और उसके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, तो वो पर्सन की डिज़ायर और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं. तो वैल्यूज़ को मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है. गोल्स को हम मेज़र कर सकते हैं कि हमारा ये टारगेट है, ये गोल है, हमको ये अचीव करना है. स्टैंडर्ड्स भी मेज़र किए जा सकते हैं, बट वैल्यूज़ जो हैं ये मेज़र नहीं की जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुलिस प्रोटेक्शन, रोड्स, टेम्पल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. पहले तो ये रिसोर्सेज हैं सारे, और रिसोर्सेज जो होते हैं ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टू टाइप के होते हैं. ह्यूमन जो ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, लाइक स्किल, कैपेबिलिटी, एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड, नॉलेज. तो इनमें से कुछ है नहीं, ये है मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज. और मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज रिलेटेड होते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से. और नॉन ह्यूमन जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए होते हैं. ठीक है. और ये सारे जो पुलिस प्रोटेक्शन है, रोड्स हैं, टेम्पल्स हैं, किसी पर्सनल यूज़ के लिए तो होते नहीं हैं, ये कम्युनिटी यूज़ के लिए होते हैं. तो ये होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज. जो पुलिस प्रोटेक्शन हो गया है, रोड ट्रांसपोर्ट्स हो गए, टेम्पल्स हो गया, इसकी स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये सब जो है ये कम्युनिटी रिसोर्सेज में आते हैं. नेक्स्ट, पिक द ऑड वन अमंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज, सारा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा. तो उसमें से कौन सा रिसोर्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? देखो यहाँ पे दिया है कि ऑड वन. ऑड वन मीन्स जो रिसोर्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो आपको बताना है. उसमें रिसोर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? अनलिमिटेड. ये रिसोर्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. देखो, यूज़फुल होते हैं, एसेसिबल होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, बट रिसोर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं. एक टाइम के बाद जो भी रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए वो लिमिटेड होते हैं. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं अनलिमिटेड, ये रिसोर्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. नेक्स्ट इज
द एक्टिविटी विच पाइल अप ऑफ ईच अदर टू पैक्ड पीरियड फॉर आर कॉल्ड, मीन्स एक टाइम में कई सारे वर्क को करना, एक टाइम पे कई सारे एक्टिविटीज़ करना, उसको क्या कहते हैं? जैसे मॉर्निंग टाइम में कोई जो भी है, अगर कोई हाउस वर्कर है वो घर पे भी काम कर रही है, उसका उसको ऑफिस जाना है और घर पे और भी सारे लोग हैं, सबको अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेज करना, मीन्स मॉर्निंग टाइम में बहुत सारे एक साथ काम होना और उनको एक साथ कई सारे एक्टिविटीज़ एक साथ करना, तो उसको बोलते हैं पीक लोड। जब मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या एक दूसरे पे बेस्ड हैं, जहाँ पे वर्क का लोड ज़्यादा होता है, या उसको पैक्ड पीरियड भी कहते हैं, उसको बोलते हैं पीक लोड्स। पीक लोड का एक दूसरा उसको टर्म करते हैं पैक्ड पीरियड। नेक्स्ट इज ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन द पर्सन एक्सपीरियंस फटीग। अगर ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा में नहीं है या ऑक्सीजन की कमी है तो पर्सन को मतलब किस टाइप की थकान अनुभव होगी, कैसी थकान उसको लगेगी कि हाँ थकान हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड सेल कैरी करती हैं, ब्लड सेल पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, तो जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो फिजियोलॉजिकल फटीग अनुभव होगी, ऐसा लगेगा कि फिजिकली मीन्स थकान लगेगी, मसल्स में थकान होगी। साइकोलॉजिकल एंड बोर्डम फटीग, तो जब मेंटली कोई चीज़ आप बिना मेंटली प्रेशर पे, कुछ प्रेशर है आपको तब आप काम कर रहे हो या फिर बिना पसंद के काम कर रहे हो, ये सारे तब फटीग आते हैं। 3 क्लासेस ऑफ चेंज वॉज प्रपोज्ड बाय, देखो जो क्लास ऑफ चेंज थे वो दिए थे मंडल ने, जो मंडल ने दिए थे क्लासेस ऑफ चेंज, उन्होंने दिए थे 5 क्लासेस ऑफ चेंज। तो जो थ्री चेंज दिए थे वो दिए थे ग्रॉस एंड क्रेंडल ने, और मंडल ने दिए थे 5 क्लासेस ऑफ चेंज। वो थे चेंज इन बॉडी मूवमेंट एंड पोजिशन, चेंज इन इक्विपमेंट एंड वर्किंग अरेंजमेंट, चेंज इन प्रोडक्शन सीक्वेंसेस, चेंज इन फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड चेंज इन रॉ मटेरियल। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासेस ऑफ चेंज एंड वर्क सिंप्लीफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो जो 3 क्लासेस दी थी ग्रॉस एंड क्रेंडल ने और 5 क्लासेस दी थी मंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूजिंग फैमिली रिसोर्स टू अचीव फैमिली गोल्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसमें फैमिली रिसोर्स यूज़ होते हैं फैमिली गोल्स को अचीव करने के लिए, तो ये कौन सा मैनेजमेंट होगा। सिंपली डिसीजन मेकिंग तो हर जगह होती है, कोई भी रिसोर्स या कोई भी गोल आपको अचीव करना हो तो डिसीजन मेकिंग तो वहाँ पे होती ही है। पहले आप डिसीजन प्लान करते हैं कैसे क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे दिया कि फैमिली रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं और फैमिली गोल को अचीव करना है, तो सिंपल सी बात है ये होगा होम मैनेजमेंट। बहुत कई बार ना क्वेश्चन में ही आंसर की हिंट दे देते हैं, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स टू सर्व द प्रॉब्लम। मीन्स आपके पास कई सारे अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव आप सेलेक्ट करोगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। अब कोई प्रॉब्लम है तो उस पर आप पहले उसको आइडेंटिफाई करोगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी रूट कॉज पता करोगे, उसके आप देखोगे कि उसकी पॉसिबल जो अल्टरनेटिव्स हैं वो क्या हैं। देन उसके बाद जो बेस्ट अल्टरनेटिव अगर आपको सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ही तो काम करती है। हम कुछ प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रही है। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आप जितना ज़्यादा मेंटली एक्टिव होगे और जितने ज़्यादा आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है उन सबको कंसीडर करके, उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को कंसीडर करके जब आप डिसीज़न लेंगे तो वो बेस्ट डिसीज़न होता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है या कुछ है प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं, बट उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना वो डिपेंड करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, आप कैसे बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव सेलेक्ट करोगे, तो ये डिपेंड करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप टू स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लो ऑफ मूवमेंट इन टास्क टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। ये
स्टेप टू स्टेप डिस्क्रिप्शन, कोई आप काम कर रहे हो उसमें से जो अननेसेसरी मोमेंट्स हैं उनको कम करके, कम टाइम में एनर्जी सेव करके, कम टाइम में इफ़ेक्टिवली काम करना, इस मोमेंट को क्या कहते हैं? तो ये आता है वर्क सिंप्लीफिकेशन में। और जिसमें स्टेप टू स्टेप डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसको बोलते हैं पाथ चार्ट। पाथ चार्ट में एक स्टेप टू स्टेप पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि कैसे क्या काम कर रहे हैं। ये सब आता है वर्क सिंप्लीफिकेशन में। एंड वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड जो क्लास ऑफ चेंजेस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये वर्क सिंप्लीफिकेशन, तो उसको वन लाइन में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए अलग से पूरा वीडियो। वैसे भी अभी इस टाइम हम रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फैमिली मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड क्लासेस ऑफ चेंज। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जहाँ पे स्टेप टू स्टेप डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि हम कैसे स्टेप टू स्टेप जो भी काम कर रहे हैं उसको मोर इफेक्टिवली, कम टाइम और कम एनर्जी में कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पाथवे चार्ट। ये वर्क सिंप्लीफिकेशन के स्टेप है। नेक्स्ट इज होम मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग व्हाट यू हैव टू। मीन्स होम मैनेजमेंट में आपके पास जो व्हाट यू हैव मीन्स रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके आप क्या करना चाहते हो। होम मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है? होम मैनेजमेंट में यही है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके जो आपके गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करेंगे। तो व्हाट यू हैव टू गेट व्हाट यू वांट। हम रिसोर्सेज मीन्स जो हमारे पास है, और हमारे गोल्स मीन्स जो हम चाहते हैं। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके हम क्या चाहते हैं इस गोल। तो यहाँ पे सिंपल यही दिया हुआ है कि जो होम मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको यूज़ करके जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज़ करके हम जो अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेटिंग रिजल्ट थ्रू पीपल इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ। गेटिंग रिजल्ट थ्रू पीपल इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, जो आपने जो लोगों के माध्यम से या लोगों से जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं वो किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है? वो है मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन। आपने कैसे मैनेजमेंट किया है, आपका मैनेजमेंट कितना इफ़ेक्टिव था, उसका रिज़ल्ट डिपेंड करता है कि जो पर्सन है वो आपको कैसा आउटपुट या उस कैसा रिज़ल्ट दे रहे हैं, उसको ये होता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस इज़। होम और हाउस के बीच में इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस क्या है? तो होम और हाउस के बीच में जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो है इमोशंस। नेक्स्ट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ वैल्यू। इसमें से कौन सा एक सोर्स है वैल्यूज़ का? वैल्यूज़ जो ह्यूमन डिज़ायर, इंटरेस्ट और जो हमारे आसपास के सोसाइटी, कल्चर, इनसे मिलके बनता है और ये चेंज होते रहते हैं। तो जो इसमें से कल्चर एक सोर्स है वैल्यूज़ का। हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस होती हैं, जो हमारा कल्चर है उस पर डिपेंड होती हैं, और उसके बाद कल्चर के बाद जो ह्यूमन का अपना इंटरेस्ट है, पर्सनल डिज़ायर्स हैं, तो कल्चर भी एक सोर्स है वैल्यू का। नेक्स्ट, द फैमिली इज़ नॉट ओनली द बेस्ट कन्वेयर ऑफ वैल्यूज़ बट इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ वैल्यूज़। हु स्टेटेड दिस? मीन्स कहा गया है कि फैमिली सिर्फ हमें वैल्यू कन्वे नहीं करती है, बट ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तो फैमिली ने हमें ट्रांसफ़र की, कन्वे की, वन जनरेशन टू वन जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो वैल्यूज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं वो कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, ये तो फैमिली कन्वे कर रही है। देन प्रोड्यूसर ऑफ वैल्यूज़ मीन्स जो हमारी अपनी वैल्यूज़ होंगी, कैसी हमारी वैल्यूज़ हैं, क्या हैं, इसमें भी फैमिली का इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जैसे हमारी फैमिली, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज़ डेवलप करेंगी। तो कन्वेयर मीन्स वन जनरेशन टू वन जनरेशन ट्रांसफ़र करने के साथ साथ वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करना। ये किसने कहा था कि दोनों चीज़ों में फैमिली जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? ये कहा था लियोनार्ड मायो ने। कभी कभी पूछ लेते हैं डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन ही थी कि ये डेफिनेशन है वो किसने दी है? तो लियोनार्ड मायो ने दिया है। नेक्स्ट इज प्लेइंग हेल्प टू अटेन गुड हेल्थ। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ।
प्लेइंग जो है वो हेल्प करता है गुड हेल्थ अटेन करने में। मीन्स अगर कोई भी चाइल्ड है वो फिज़िकली एक्टिव है या थोड़ी देर के लिए वो कुछ फिज़िकली एक्टिव गेम्स खेलता है या तो उससे उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और बच्चा अगर खेल रहा है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, उसको खुशी भी मिल रही है, इंटरनली वो खुश भी हो रहा है और उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। तो यहाँ पे पर्सनल एंड एक्सटर्नल दोनों वैल्यूज़ फुलफ़िल हो रही हैं, तो हो जाएगा बोथ। हमने वैल्यूज़ पे इसमें वैल्यूज़, गोल्स एंड स्टैंडर्ड को हमने डिस्कस किया था, वो वीडियो भी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप इन कंट्रोलिंग इंक्लूड। जो स्टेप्स होते हैं कंट्रोलिंग में वो इंसेक्टिव, चेकिंग एंड एडजस्टमेंट, ये सारे स्टेप कंट्रोलिंग के स्टेप हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। मीन्स इंसेंटिव मीन्स किसी को मोटिवेट करना काम करने के लिए, चेकिंग मीन्स टाइम पे चेक करते रहना कि जो वर्क हो रहा है वो प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है नहीं हो रहा है। एडजस्टमेंट मीन्स अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे दूर किया जाए और वहाँ पे क्या अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब कंट्रोलिंग में आते हैं। तो ऑल ऑफ दिस ये स्टेप हैं वो कंट्रोलिंग में आती है, सब स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज एट आवर डिस्पोजल इंक्लूड, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एट आवर डिस्पोजल इंक्लूड करते हैं नॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क इज द कॉन्शियस सीकिंग ऑफ द सिंपलेस्ट, इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड बाय। मीन्स जब भी कोई कार्य कर रहे हैं उसको कोशिश करते हैं कि सिंपल, इजी और क्विकेस्ट तरीके से किया जाए। तो एक डेफिनेशन है वर्क सिंप्लीफिकेशन की। इसको किसने बोला था ये, कि जब भी कोई पर्सन काम करता है कॉन्शियसली तो वो कोशिश करता है वर्क को सिंपल से सिंपल तरीके से किया जाए और इजी से इजी तरीके से, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मीन्स कम टाइम में एनर्जी सेव करके और सिंपल तरीके से काम को कंप्लीट किया जाए। एक डेफिनेशन है वर्क सिंप्लीफिकेशन की। तो इसको किसने दिया था, ये डेफिनेशन दी गई थी बाय निकल एंड डोर्सी। एंड ये आंसर्स हैं सारे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये यूट्यूब चैनल है वे टू JRF, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।